हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रिमझिम को। ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोल कर दिखाओ। जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पे मिलेंगे रेत में। यहाँ पे आप ऊंट का चित्र बना सकते हो। कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या फिर आपके मन में जो आ रहा हो उतना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, या फिर तुम्हारे मन जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी की दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या तुम्हारे मन के हिसाब से उतनी छोटी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंबा, हाथी, आम का पेड़। आप बताइए ऊंट से ऊंची चीजें कौन कौन सी हो सकती है? बिजली का खंबा हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, आम का पेड़ भी हो सकता है। आपकी कक्षा का छत वो निर्भर करता है वो कितना ऊंचा है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? रेत निकल सकता है, इंसान इत्यादि। आप सोचिए किन किन चीजों की मदद से ऊंट के ऊपर चढ़ोगे? इंसान की मदद। और आप सोचिए सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी अपनी पूंछ और सूंड उठा के चलेगा। टीचर जी अपना बस्ता, कॉपी कलम। पिताजी धोती, शेर पूंछ अपनी, दादाजी अपनी धोती इत्यादि। आप और सोचिए और क्या क्या उठा सकते हैं लोग। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों पे लिखिए। ये शब्द हैं और हमें इन खानों में उन्हें भरना है। जैसे ऊंट, ऊंट से मिलता जुलता हो जाएगा आपका जूट। सूट, चला से मिलता जुलता भला। फस, धस, हस। जब, तब, कब। चला से मिलता जुलता कला। बालू से मिलता जुलता आलू, चालू। ऐसे ही और शब्द आप सोचकर लिख सकते हो। अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाला शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो।
तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। आपका नाम जिस अक्षर से शुरू हो रहा है उस अक्षर से और शब्द लिखिए और कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द जो भी हैं उनके नीचे रेखा खींचिए। बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? चलिए जवाब दीजिए। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, आओ खेले पकड़म पकड़ी इत्यादि आप सोच सकते हो, अपने मन से बना सकते हो आगे। कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितने बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। आप गिनती करिए। 13 बार है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। यहाँ पे आपको ऊंट को ढूंढना है और कितने हैं उन्हें लिखना है। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आह, फुटबॉल। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथों बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में फंस आया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाव हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। कहानी से शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को क्यों पकड़ी? ताकि वो नीचे ना गिर जाए। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? क्योंकि उसे अचानक से लात पड़ी थी। भालू साहब किस बात पर पछताए? क्योंकि उन्होंने गलती से एक शेर के बच्चे को लात मार दी। भालू ने क्यों कहा, ओह, किस आफत में आ फंसा? क्योंकि उन्हें बार बार शेर के बच्चे को उछालना पड़ रहा था। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ। यहाँ पे आपको नंबरिंग लगानी है स्टोरी में जो चीज़ पहले हुई है। भालू साहब शहर को निकले थे, ये पहला। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये दूसरा। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये तीसरा।
भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ये चौथा। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये पांचवा। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? आप बताइए। वो नीचे गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो वो माली द्वारा पीटा जाता। करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोल कर दिखाओ। कुछ ऐसी होगी। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। उसने कहा होगा, आज मुझे एक भालू अंकल मिले थे, उन्होंने मुझे खूब झूला झुलाया और फिर एक माली मुझे दौड़ मारने के लिए दौड़ा पर मैं भाग आया। आप बताओ, आपके अनुसार क्या हुआ होगा? शेर के बच्चे ने कैसे कहानी सुनाई होगी? खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? फुट यानी पैर, बॉल यानी गेंद। इस गेंद को हम पैर से खेलते हैं, इसलिए इसका नाम फुटबॉल है। ऐसे खेलों के नाम बताओ। ऐसा खेल के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल। ये आप बताइए। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल समेट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, रजाई ओढ़ते हो, आग तापते हो। ये सब सही। ठंडा पानी पीते हो, ये गलत। गर्म पानी में नहाते हो, सही। गरम गरम चाय पीते हो, ये भी सही। ठंड में हम ये सभी कार्य करते हैं। मियाऊं मियाऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई। रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुहिया चूटी, चुहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली मियाऊं, मियाऊं 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 मियाऊं।
सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। सुहानी ने निकाली थी। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? डरना मत। कविता में लड़की ने मियाँव की आवाज़ निकाली थी। मियाँव की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? चूहिया डर गई थी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तुम क्या करते हो तब? बताइए। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? बन गया वाक्य नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा? आपको कोई आइडिया सूझा? धीरे से आवाज लगाओ। सचमुच? क्या सचमुच? बहाना मत बनाओ। आप और भी वाक्य बना सकते हो। चुहिया की नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। नोक वाली चीज़ें जैसे चाकू। आगे आप सोचिए। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भर जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे कि चुटकी बजाना, गिनती करना। और आप सोचिए। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर गाय खड़ी थी। गाय थी खड़ी चौराहे पर, घुस गया शेर जंगल में। शेर जंगल में घुस गया। आप सोचो। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग? बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वह वहां खुश नहीं थी। शेर कह रहा है, बहन। उसने अपनी बहन को आवाज लगाई। ओह, आई भैया, आई। फिर शेर कहता है, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह परसों। आह, मजा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। बिल्ली सोचने लगी। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। लेकिन ठीक तभी, बहन, नाश्ता बनाकर सबको दे दो, जाओ जल्दी करो। बिल्ली बोली, भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। शेर ने कहा। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। एक बच्ची बोलती है, वह देखो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बच्ची ने कहा। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। बिल्ली सोचने लगी, मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई? बिल्ली ने सोचा।
बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वहीं डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। बच्ची ने कहा, देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। अधिक बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पे पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद किए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? सभी कोई अपनी ताकत के नशे में चूर रहते हैं। हवा भी अपनी ताकत के नशे में चूर था। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। चलिए, कोई तरकीब सोच के बताइए। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या कहते हो? किसमें कितनी ताकत? बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा, इन दोनों में से कौन बलवान है? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसने आदमी की कोट उतरवा दी थी। हाथी या शेर? आप बताइए, इनमें से कौन ज्यादा बलवान है? उसी तरह गर्मी या सर्दी? ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा तेजी से बहने लगी थी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने गर्मी बढ़ा दी थी। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़, सर्दी। पानी, बाढ़, बादल, बरसात, तूफान, पहाड़, ऊंचाई, सर्दी, ठिठुरन। मैंने जो बताया है, आप उससे कुछ कोशिश कर सकते हो। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। शब्दों का खेल। ताजमहल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। कमल ककड़ी,
कमल, कड़ी, मल। बाकी आपको होमवर्क। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम कौन कौन से शब्द चुन सकते हो? अधिक, ज्यादा, फायदा, मुनाफा, नमस्कार, प्रणाम, शरीर, देह। ये दो आपको होमवर्क। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांत और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए की सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोली को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उसने तेंदुए से जाके कहा कि इसे पानी में फेंक दीजिए। तेंदुए ने क्या मूर्खता की, उसे पानी में फेंककर। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? उसकी जान बच गई। गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वो क्या बात कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है हम उसके लिए कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो। चीता, वह चीता की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, वह मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? उसने उस समय किसे याद किया होगा? चलिए जवाब दीजिए। कछुआ क्या सोच रहा होगा उस समय? उसे तो यही लग रहा होगा कि आज मैं मर गया, और भगवान को याद कर रहा होगा। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है? नारियल। आप सोच के बताओ। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। ये एक वचन, यहाँ पे हम इसका बहुवचन लिखेंगे। एक कपड़ा, 3 कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 खंबा, 4 खंबे। आगे आप बताइए। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर, गिलहरी, खरगोश, चकौड़ी भरकर। आप बताइए। छलांग लगाकर, हिरन, कंगारू, रेंग रेंग कर। आप बताइए। मुलायम,
नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुआ का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। कागज़ मुलायम हो जाएगी। लकड़ी भी मुलायम हो सकती है अगर अधिक देर तक रखा जाए तो। गिलास मुलायम नहीं होगी। रोटी मुलायम हो जाएगी। बिस्किट ये भी मुलायम हो जाएगी। प्लेट ये मुलायम नहीं होगी। पत्ता ये भी मुलायम हो जाएगी। बाकी आप बताओ। एक और कहानी। एक मगरमच्छ था। वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ और कहानी को अपने मन से कोई नाम रखो। बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। ज्यो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए। ताल नदी सड़क से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। बरसात। बरसात कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलते हो। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। लोग क्या करेंगे बारिश से बचने के लिए? छाता बरसाती का इस्तेमाल, या फिर कहीं पे छुपेंगे। कबूतर, कबूतर भी कहीं छुपेगा। केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर। मछली तो पहले ही से पानी में है, बाकी सब छुपेंगे कहीं ना कहीं। बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुप बैठो, जब हम शरारत करते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो, जब हम बाहर खेलते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ, जब हम देर रात तक जगे रहते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो, जब हम देर रात तक टीवी देखते हैं या फिर पढ़ाई के समय में टीवी देखते हैं। कविता से। कविता में ऐसे क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़क नदी बन जाती है, सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। खूब गर्मी हुई होगी, अकाल पड़ा होगा। आप अपनी सोच से इसे लिखिए। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है, इसमें कौन क्या कर रहा है? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। बरसों खूब झमाझम, नाचे मोर छमा छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक। धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे।
भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिलके छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे। पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका परावार। एक पैग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम अंतरिक्ष के पार। मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़ देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और वह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर दिखाओ। पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर यह शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और यह इनके बारे में क्या ख्याल है? मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? इतनी सारी किताबें तो लाइब्रेरी में होती हैं। तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? नाप तौल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? ताकि वो अगली बार नाप तौल के किताबें ले जाए। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, आम को किलो में, मेज़ को फिट में, कागज़ को सेंटीमीटर में, पानी को लीटर में या मिलीलीटर में। आओ खेले अंतराक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारी शब्दें सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंतराक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब, बंदर,
रस्सी। और कोई शब्द सीखे हो तुम? बताओ। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? बताइए, आपको क्या क्या पसंद है? आप क्या क्या चीज़ें चुनोगे? तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उसे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की बात सुनकर साथ हवा में लगी भागने, तितली छूने उसे चली। कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? क्योंकि तितली कली के साथ खेलना चाहती थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? उन्होंने छुआ-छुई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली खेल की बात सुनकर खुश हो गई। अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह में गई होगी, दोपहर में गई होगी या फिर शाम में गई होगी? शाम में तो अंधेरा हो जाता है, उस समय तो नहीं गई होगी। सुबह गई होगी क्योंकि उसी समय सब कलियां खिलती हैं। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? बताओ। दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी तुम्हारा ही इंतजार है। घर घर। चलो घर घर खेलते हैं। जगह जगह। जगह जगह पे तुम्हारा नाम है। डाल डाल। तुम डाल डाल तो मैं पात पात। मिलते जुलते शब्द। कविता में से वो शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसी लगती हैं, जैसे कली, भली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो, खोलो, तितली, पतली, डाल, पात, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहोगे? सुगंध। बुरी लगने वाली महक को क्या कहोगे? दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तुम्हारे घर में से किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक, गुसल खाने से। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे और क्यों? रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ों किन किन रंगों की हो सकती हैं? तितली किन रंगों की हो सकती है? बैंगन, पेंसिल, कुर्ता, संतरा, सूरजमुखी, लड्डू, प्याला, साग, मिट्टी। बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे की वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोग से कोई डर नहीं लगता।
तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कंघी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र पर कोला लगाओ। ये है बुलबुल। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना। बताइए कैसे? उसकी पूंछ को देख के, उसका भूरा रंग और सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनके कलगी का रंग क्या होता है? पक्षी, मुर्गा, इसके सिर के ऊपर कलगी का रंग लाल होता है। मोर, मोर के सिर के ऊपर की कलगी का रंग क्या होता है? आप बताओ। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना है? पता करो। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है? कब कब? हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। ये कोयल हो सकती है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ। ये तोता है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। बताइए कौन? सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। ये मोर है। घर में आता हूँ, सारी चीजें कुतरता हूँ। ये तो चूहा हो सकता है। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी सब्जी कहलाते हैं। संतरा, केला, सेब फल कहलाते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता जानवर कहलाते हैं। मूंग, चना, अरहर दाल कहलाते हैं। मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बात सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरे
तो मुंह मीठा नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन झुलझुलाया और उसने सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को कहाँ चैन था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुलझुलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन ना सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठ हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है, सही पर निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, उसकी आवाज़ मीठी थी। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा? कड़वी बात यानी किसी के मन को ना भाए वैसी बात। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उसे सारंगी मीठी नहीं लगी। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि वह बेवकूफ़ था और उसे कला की समझ नहीं थी। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। उसने चाटने की कोशिश की और सारंगी के छेद के पास अपना मुंह रखा ताकि कोई मीठा पदार्थ उसके मुंह में आ जाए। खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? ताकि सारंगी गंदी ना हो जाए। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? किताबों पर, गाड़ियों पर, और आप बताइए। गाओ बचाओ, ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। सारंगी तार वाले, ढोलक थाप वाले, इकतारा तार वाले, तबला थाप वाले, बांसुरी अन्य, यह मुंह से बजाते हैं। बाकी आप कोशिश करिए। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है।
रेलगाड़ी या बस में, घर पर किसी अवसर पर, भजन कीर्तन में, स्कूल में किसी अवसर पर। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं? क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। एक तरफ मीठा, दूसरी तरफ नमकीन और तीखा। तुम इस तालिका में कुछ और नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। गिनत अनगिनत। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं। जिन चीजों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकते हो उनके आगे ना लिखो। कंबल के खाने क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। सिर के बाल नहीं। घर के लोग ये हम गिन सकते हैं। चींटी के पैर ये भी गिन सकते हैं। कमीज के बटन ये भी गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते आप बताइए। आसमान के तारे, कॉपी के पन्ने, अपने कपड़े, स्कूल के बच्चे। बताइए, क्या आप इन सबको गिन सकते हो या नहीं? कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो। तुम्हारा अंदाजा 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ। एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक मटर में कितने दाने होते होंगे? एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? और एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? बाजार कैसे जाते हो? उस बाजार का क्या नाम है? अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार है? फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इस तरह नीचे लिखी वाक्य को बदलकर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने?
खाने हैं कंबल में कितने, एक झुंड में भेड़ कितनी, कितनी भेड़ एक झुंड में। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, दे दो चार मुझको, लाओ पुकार कहे टेसू राजा। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग बनाओ फूलों से, किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं। कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल, ये सब राज्यों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी, ये सब जानवरों के नाम हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये सब कपड़ों के नाम हैं। मोर, कबूतर, उल्लू, ये सब पक्षियों के नाम हैं। आलू, बैंगन, भिंडी, ये सब सब्जियों के नाम हैं। बाजार, बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ज और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद। टेसू, टेसूरा टेसूरा घंटार बजायो, नौ नगरी 10 गांव बसायो। बस गाय तितर बस गाय मोर, बूढ़ी ढुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भाई, खाए ढुकरिया मोटी भाई। मोटी है के पहिर गई, पहिर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दी बधाई। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बांस की 3 खोपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसा आकार में टेसू बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर की खोपचियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाया जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खोपचियों के जोड़ों पर दिया जलाया जाता है। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलते, पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। चलिए बच्चों, टेसू के बारे में बातचीत करिए। आप अपना लोकगीत भी हमें सुना सकते हो। बस के नीचे बाग। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से धर धर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि
उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिने तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे भागना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपने दाहिने ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाली पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां पे उसे अकेलापन और डर लग रहा होगा। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? बस के अगले हिस्से से धर धर की आवाज क्यों आ रही थी? क्योंकि वहां बस का इंजन होता है। बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि वो बाकी बच्चे से डर गए थे। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों? तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? आसपास के लोग क्या करते? करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना। क्या समझें? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? बस में कितने दरवाजे थे? और आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो, उन्हें कैसे लगता होगा जब इनसे डर जाता है। छिपकली, चूहा, कुत्ता, सांप। बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? शीशा। किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? आप बताइए। जैसे कांच। किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? जैसे लकड़ी, ईंटा। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंतराक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं। उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, अगर, मगर। आखिरी शब्द से हमें आगे का शब्द बनाना है। जैसे घर, र, रुमाल, ल, लेकिन। उसी तरह न से नल,
फिर ल से आएगा। इसी तरह आप खेलिए। कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? पता करो। कौन कौन से जानवर नजर आते हैं? कुत्ता, बिल्ली और पक्षी में गौरैया, कौवा, कबूतर और कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिया जैसे स्कूटर, बाइक। 3 पहिया जैसे टेम्पू, रिक्शा। 4 पहिया जैसे कार। तेंदुए की खबर। मुंबई, 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुआ का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरवाली पार्क के जानवर की डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबी पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपनी आप को एक पिंजरे में पाया। खबर की बात। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? घटना किस दिन घटी? उस दिन क्या तारीख थी? यह घटना बस में घटी। उस दिन 12 तारीख थी, 12 मार्च, मंगलवार। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुआ का बच्चा बस के पास कहां से पहुंचा होगा? कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? हो सकता है यह बच्चा जंगल पार करके बस में पहुंचा हो। अखबारों के लिए। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई, खोज खोज कर मैं तो हार गई, चीज हो गई गुम, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर इनमें इसी तरह के डिजाइन बनाओ और रंग भरो। यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिर पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता न बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी कली,
धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अभी तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग कोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? धूप कभी नहीं सुहाती। कौन से मौसम में बिल्कुल धूप नहीं सुहाती है? गर्मी के मौसम में हमें धूप बिल्कुल नहीं सुहाती है, बहुत गर्मी लगती है। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? हम छाता का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ के छांव का, इत्यादि। शब्दों का मेल। नीचे दिए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? बारिश, पानी, गीला, बादल, पटना, ये अलग है। बाकी सब बारिश और पानी से संबंधित है। घर, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार, ये अलग है। गलत। साबुन अलग है। बाकी सब घर से संबंध रखते हैं। सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। आप बताओ। कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। चूल्हा ये अलग है। अगर ऐसा हो, अगर धूप ना हो तो क्या होगा? अगर हवा ना हो तो क्या होगा? अगर पानी ना हो तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? और अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? अगर धूप ना हो तो सब तरफ अंधकार छा जाएगा। अगर हवा ना हो तो कोई भी जीव जंतु सांस नहीं ले पाएंगे। अगर पानी ना हो तो सब प्यासे मर जाएंगे। और अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमें अनाज, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, छांव, ठंडक इत्यादि नहीं मिल पाएंगे। कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है। वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? जैसे कि आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है तो आप कुछ बहाना बना के टाल देते हो उस काम को। उसी तरह सूरज का मन नहीं कर रहा आने का तो वो क्या बहाना बनाएगा? आज बादल बहुत है, आज आने का मन नहीं कर रहा। कुहासा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छाया जाता है? कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई। तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेंगी? कमीज, बस्ता, जूते। हमें इन्हें किसी सूखी जगह पे और धूप वाली जगह पे सुखाना होगा और इन्हें सूखने में 1 दिन का समय लग सकता है। फर्क पहचानो। फीता, फीका। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना? इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। काफी, फिर सफेद,
फैलना, तारीफ, फटना। नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया हूं। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़े नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतर दूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहां से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहे ने और गाने लगा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे से लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपैले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहां से, तू यहां क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपैले सितारे खरीदने आया हूं। दुकानदार ने कहा, भाग यहां से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे नहीं बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ और खुशी से उसका मन नाच उठा।
वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूं। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यह मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहां से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ दो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार ही नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठा और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी पहनी और अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनने चाहते थे। कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? कहीं यह रात में आकर मेरे कपड़े न कुतर दे? चलिए आप बताइए, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि टोपी काफी खाली खाली लग रही थी। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? उसने कहा, मैं चूहों की टोपी नहीं सिलता। पहले क्या हुआ? दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, लेकिन उससे पहले चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। फिर दर्जी के पास, फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लगाने गया। फिर चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। चूहा राजा के दरबार में गया। चूहा सिंहासन में बैठ गया। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया? जवाब सोचिए। क्योंकि बारिश के मौसम में सारा रास्ता खराब हो जाता है। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा, और क्यों? कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इनका क्या कारण लगता है? क्योंकि ये चूहे को छोटा जीव मानते हैं और उसका काम नहीं करना चाह रहे थे। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ, जिससे आप बिल्ली और चूहा भी बना सकते हो। किसके पास जाओगे? चूहा अपने काम के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने, कपड़े की दुकान, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, लकड़हारे के पास, किताब पर जिल चढ़वाने, किताब वाले के पास, बाल कटवाने, नाई के पास। एक अनेक खाली जगह भरो।
इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाईं। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ी चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। तुम्हारी बात, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं, और क्यों? चूहा राजा बनकर दिखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? जरा सोचो, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? कैसे हो काम? दर्जी अपने काम के लिए कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, रसोइया, डॉक्टर, कुम्हार, पत्रकार और किसान। दर्जी का र, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसके ऊपर र की मात्रा निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। इक्की दुक्की। 2 बहनें थी, एक का नाम था 21 वाली और दूसरे का नाम था 2 21 वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। 21 वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। 2 21 वाली बड़ी घमंडी थी, उसके 2 बाल थे, इसलिए सब उसको दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई महक की एक झाड़ी, जिससे पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर 1 बार, 2 बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिला दी। इसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आह, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ, अंदर आओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे क्या नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना ही नहीं खा सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो।
इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुखी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुखी इतनी तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखे गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुखी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुखी ने तौलिया से सिर हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुखी के तो 2 ही बाल थे और वो भी जड़ गए थे। रोते रोते दुखी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटा चुभो दिए। मगर अब दुखी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुखी अपने अम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हो सके तो सबकी मदद भी करनी चाहिए। कहानी से क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुखी उनके घर आने वाले हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बूढ़ी अम्मा जानती थी क्योंकि उनके पास नहाने का पानी पहले से ही तैयार था। दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि दुक्की बहुत तेजी से भाग रही थी। दुक्की स्वार्थी थी, उसे अपने बालों की पड़ी थी। इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? इक्की ने झाड़ी को पानी पिलाया और गाय को घास फूस खिलाया। मेहंदी मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और कुछ धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वो बनाओ अपने मन से। कहानी में दोनों बहनें का नाम बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। 21 वाली इक्की, 29 वाली दुक्की, 100 वाली सौक्की, 22 वाली गंजी। तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छिपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन में सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। सन्नाटा, फुर्सत, सरपट, मुरझा, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। कोशिश करिए। सन्नाटा, जैसे सब जगह शांति होती है तो उसे हम सन्नाटा कहते हैं। जैसे कि पढ़ते वक्त हमें बिल्कुल सन्नाटा चाहिए होता है। फुर्सत, मैं ये काम फुर्सत में करूँगा। सरपट यानी काफ़ी तेज़ दौड़ना। चलो सरपट दौड़ लगाते हैं। मुरझा यानी मुरझा जाना। Please subscribe my channel and motivate me to make more videos.